अध्याय 01 वास्तविक संख्याएं। आज की इस वीडियो में हम प्रश्नावली 1.1 के कुछ सवाल बचे हुए हैं और कुछ कॉन्सेप्ट उनको हम खत्म करने का प्रयास करेंगे। जैसे देखिए, एक गुणनखंड वृक्ष का कॉन्सेप्ट है, गुणनखंड वृक्ष। अब ये क्या होता है? फैक्टर ट्री। जैसे कोई एक संख्या ले लेते हैं, जैसे 27 ले लिए। 27 को अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे 9 बार में, फिर ये 3 से 3 और 3 से ये 1 आ गया, तो ये एक नंबर हो गया 27। इस 27 को हम 2 पार्ट में ले जाएंगे। जैसे देखिए, इस 9 और 3 का मल्टीप्लाई होगा तो 27 आएगा, तो ऐसे बना सकते हैं। ये 3 हो गया, फिर ये हो गया 9, फिर ये 9 को इस 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा, तो ये हो जाएगा 3 × 3। तो ये जो बना है ना, इसी को हम क्या कहते हैं? यही बना हुआ जो अभी हमें दिखाई दे रहा है, इसको हम बोलते हैं गुणनखंड वृक्ष। क्या बोलते हैं? गुणनखंड वृक्ष। और वृक्ष की ये दोनों शाखाएं हैं, यानी कि कोई भी नंबर यहाँ पे 2 दिया है, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो जस्ट ऊपर वाला नंबर मिल जाएगा। अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 27 मिल जाएगा। जैसे मान लीजिए कि ऐसा फिगर बना के दे दे और कहे कि यहाँ पे जो मिसिंग नंबर है इसको पता करिए कितना होगा, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो जो नंबर है कितना आएगा? 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9, तो यहाँ पे नंबर कौन सा होना चाहिए? 9 होना चाहिए। तो गुणनखंड वृक्ष पे ये बहुत आसान होता है। जैसे देखिए एक एग्जाम्पल बनाते हैं, थोड़ा सा इससे बढ़िया एग्जाम्पल लेते हैं। 4095 का एग्जाम्पल ले लेते हैं। 4095, 2 से तो कटेगा नहीं, 9 5 14 4 18, 3 से कट जाएगा, तो 3 1 3, तितली का 9, 3 6 18, 3 5 15, 3 1 4, फिर 3 से कट जाएगा, 3 4 12, 3 5 15 और 3 5 15, और फिर 5 से कटेगा, 5 9 45 और 5 1 5, फिर 7 से 13 7 91 और 13 से कट के फिर कितना हो गया? 1। तो 4095 का हम गुणनखंड वृक्ष बनाते हैं। तो इसमें 2 शाखाएं, और देखिए इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिल जाएगा 4095, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 और एक नंबर जो होगा वो होगा 1365। फिर अब इसके 2 पार्ट करेंगे। अब ये कब मिलेगा? तो 3 और 455 का मल्टीप्लाई करने पे, तो यहाँ पे हो गया 3 और ये हो जाएगा आपका 455। फिर इसके बाद देखिए 5 और 91 से ये मिलेगा, तो इसके 2 पार्ट, एक हो जाएगा 5 और एक हो जाएगा 91। फिर 91 के 2 पार्ट करेंगे, 13 और 7, तो एक में हो जाएगा 7 और एक हो जाएगा 13। कब तक करना है? तो जब तक ये दोनों संख्याएं जो होती हैं अभाज्य मिल जाए तब तक करते रहते हैं। तो ये क्या हो गया? अब ये बन गया इसका गुणनखंड वृक्ष। चलिए अब अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं। इसको मिटा देते हैं, नोट करना होगा तो वीडियो रोक के नोट कर सकते हैं। कोई भी नंबर लेते हैं जिसके इकाई के स्थान पे 0 है। जैसे एक नंबर हम 20 ले लिए, एक नंबर 50 ले लिए, एक नंबर हम 120 ले लिए, तो क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं? 2 और 10 मल्टीप्लाई में करके, और इसका मल्टीप्लाई 5 और 10 के रूप में मल्टीप्लाई करेंगे, मिल जाएगा। और ये 12 और 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा। तो जिस नंबर की इकाई के स्थान पे 0 हो तो उसमें 10 तो आएगा ही, मल्टीप्लाई में आएगा, और इस 10 को हम ऐसे 2 और 5 के मल्टीपल के रूप में लिख सकते हैं, मतलब मल्टीप्लाई के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ भी 10 मिलेगा तो ये भी क्या हो जाएगा? 2 और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 मिल जाएगा। यानी कि कोई भी नंबर हो, अगर उसके इकाई के स्थान पर 0 है तो उनके गुणनखंडों में ना 2 और 5 अवश्य ही मिलेगा, 2 और 5 अवश्य मिलेगा। अगर नहीं मिलेगा तो कहेंगे कि वो जो अंक है, जो संख्या है, जो नंबर है, वो कभी भी 0 पे समाप्त नहीं होगा। यानी कि 0 पे समाप्त नहीं होगा, यानी कि इकाई के स्थान पर 0 नहीं होगा। जैसे कि इस पर एक क्वेश्चन दिया है, उसको देखते हैं हम एनसीईआरटी में ही। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए
6 टू द पावर 6 टू द पावर n अंक शून्य पर समाप्त हो सकती हैं, यानी कोई एक नंबर है 6 टू द पावर n जहां n बिलोंग्स टू कैपिटल n, कैपिटल n की प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या, यानी कि जो स्मॉल n दिया है ना इसमें क्वेश्चन में, ये प्राकृतिक संख्या है। तो क्या यह कभी n का मान हम कोई भी प्राकृतिक संख्या रखेंगे तो शून्य पर समाप्त होगा, मतलब ये जो संख्या मिलेगी वो संख्या शून्य पर समाप्त होगी। तो देखते हैं होती है कि नहीं होती है। तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करेंगे, तो यहाँ पे 6 दिया है तो 6 का आप अभाज्य गुणनखंड निकालिए। तो 6 का अभाज्य गुण करना जाएगा 2 मल्टीप्लाई में 3, यही बनेगा अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में। और इसका पावर कितना है, n है। तो इसका जो गुणनखंड निकला है किसका, 6 का, तो 2 तो आया है कि इसमें 5 आया है, नहीं आया है। जबकि हम जानते हैं कि कोई भी संख्या अगर शून्य पर समाप्त होती है अर्थात इकाई के स्थान पर शून्य रहता है तो उसके गुणनखंड में 2 और 5 दोनों होना चाहिए। यहाँ पे 2 तो है लेकिन 5 नहीं है, तो हम लिखेंगे चूंकि 6 के गुणनखंड में या फिर अभाज्य गुणनखंड भी ले सकते हैं, 6 के गुणनखंड में 5 नहीं है, इसलिए यह संख्या कौन सी संख्या, यानी 6 टू द पावर n शून्य पर समाप्त नहीं होगी। बस इतना ही करना है इसमें। कौन सा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 5 था। हाँ ठीक है, क्या समझ में। अब देखिए एक अगला कॉन्सेप्ट दिया है कि व्याख्या कीजिए, कि एक ही में 2 सवाल दिया है। व्याख्या कीजिए कि 7, 11 और 13 का मल्टीप्लाई करके प्लस में 13 बोला है, और एक और संख्या दिया 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1 का मल्टीप्लाई प्लस में 5। ये दोनों भाज्य संख्या है, इसका व्याख्या करना है कि क्यों है। तो देखिए इसको भी करते हैं। भाज्य संख्या क्या होती है, तो आप पढ़े होंगे कि वे संख्याएं जिनके कितने गुणनखंड हो, 2 से ज्यादा गुणनखंड हो या कम से कम 3 गुणनखंड हो, उन्हें भाज्य संख्याएं कहते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। 6 नंबर है ये, 7 मल्टीप्लाई में 11 मल्टीप्लाई में 13 और प्लस में दिया है 13। तो पहले इसको कर लेते, 2 क्वेश्चन इसमें दिया है। अब देखिए ऐसे क्वेश्चंस में ना जो प्लस में नंबर दिया रहता है वो नंबर कॉमन दिया रहता है, मतलब दोनों में हो गए, यहाँ से कॉमन ले सकते हैं। तो 13 जब कॉमन लेंगे तो 7, 11 और प्लस में कितना होगा, 1 हो जाएगा। 13 ठीक है, और 11 7 77, तो 77 प्लस में 1 यानी कि हो गया 13 और मल्टीप्लाई में 78 78। अब ये जो संख्या पूरा मिलेगी ना, ये संख्या जो होंगी वो बहुत सारे नंबर से ये कट जाएंगे। जैसे ये पूरा का पूरा नंबर 13 से भी कट जाएगा, 78 से भी कट जाएगा, ये चूंकि 2 से कट जाएगा इसलिए सॉरी, यह पूरा नंबर 2 से भी कट जाएगा। तो इसको करेंगे कैसे, देखिए हम लिखेंगे चूंकि 78 एक भाज्य संख्या है। कैसी संख्या है, भाज्य संख्या है, तथा भाज्य संख्या का किसी अन्य संख्या से प्राप्त गुणनफल भी भाज्य होता है। इसलिए उपरोक्त संख्या, यानी जो भी ये संख्या दिया था, उपरोक्त संख्या एक भाज्य संख्या है, एक भाज्य संख्या है। बस ऐसे इसको करना है। इसका दूसरा पार्ट देख लेते हैं। एक ही में 2 क्वेश्चन दे दिया था। जस्ट देखिए 7, 6, 5, 4, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1, और इसमें प्लस किया है 5। तो देखिए 5 जरूर कॉमन होगा, जो भी संख्या दिया रहेगा ना वो कॉमन मिलेगा। तो 5 को हम कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे रहेगा 7, 6, 5 बाहर गया तो 4, 3, 2, 1 प्लस में 1 हो जाएगा। अब देखिए इसका मल्टीप्लाई करा देते हैं। 7 6 42 और 4 3 12 12 दूनी
24, तो 42 में 24 का मल्टीप्लाई कराते हैं, 4 दूनी 8, अच्छा चौके 16, और 2 दूनी का 4 और 4 दूनी 8, 8 हो जाएगा, 6 4 10 के 0 80 लेकर टेक्नोमिक 10 1008 और प्लस 1 ये दिख रहा है, वैसे कर देते हैं 5 और ये 1008 और प्लस में 1 तो हो जाएगा 5 और मल्टीप्लाई में 1009। तो क्या यह संख्या भाज्य है कि नहीं है? तो देखिए ये भी संख्या भाज्य हो जाएगी, कैसे? क्योंकि ये जो भी संख्या दी है 5 से कट ही जाएगी और 1009 से भी कट ही जाएगी ना, तो ये 5 से भी कटेगी, 1009 से भी कटेंगी, 1 से तो कटेगा ही कटेगा, यानी कि इसके गुणनखंड कितने निकल गए? 3 आ गए ना कम से कम, तो कम से कम 3 गुणनखंड मिल गए, यानी कि जो भी संख्या दी है यह क्या है? कोई ना कोई भाज्य संख्या है। तो इसको दूसरे तरीके से हम लिख देते हैं, देखिए चूंकि यह संख्या, कौन सी संख्या? जो ये दी हुई है यह संख्या 5, 1009, 1 आदि संख्याओं से पूर्णतः विभाजित होती हैं या हो रही हैं, इसलिए यह एक कैसी संख्या है? तो भाज्य संख्या है, यह एक भाज्य संख्या है। चाहे तो ये जो लाइन यहाँ पे लिखे है ना, ये लाइन यहाँ पे भी लिख सकते हैं कि यह संख्या 13 से 78 से 1 से 2 से आदि संख्याओं से पूर्णतः विभाजित होती है, इसलिए यह जो संख्या दी गई है यह एक भाज्य संख्या है। तो आज जाके प्रश्नावली 1.1 का पूरा जो क्वेश्चन था, प्रश्न थे, ये सभी समाप्त हो गए हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो से, नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे प्रश्नावली 1.2।